जेम्स ऑक्टेव का वर्गीकरण में कुछ उपयोग न हुआ तब वैज्ञानिकों ने निजी प्रयत्न चालू ही रखे। इतिहास देखें तो बहुत अलग अलग प्रकार के निकष अथवा बहुत अलग अलग प्रकार की रचनाओं के अनुसार इन मूलद्रव्यों का वर्गीकरण दिखाई पड़ता है। कई वैज्ञानिकों का यह वर्गीकरण आलेख पर दिखाई पड़ता है। कई वैज्ञानिकों ने इसी तरह अलग अलग निकष लगाते समय एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण ध्यान में आया। वो था दिमित्री मेंडेलीव। दिमित्री मेंडेलीव एक रशियन वैज्ञानिक था। उसने ऐसा अंदाजा लगाया कि मूलद्रव्यों का रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों का उसके अणु वस्तुमान से संबंध है, अथवा मूलद्रव्य के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उसके अणु वस्तुमान के परिणाम होते हैं। वो मूलद्रव्यों को उसके बढ़ते अणु वस्तुमान के अनुसार लिखता गया। बाद में उसने देखा जब एक हाथ मूलद्रव्य के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म समान होंगे तो उन्होंने आगे वाले मूलद्रव्य को प्रथम कतार के मूलद्रव्य के नीचे लिखा। कारण यह कि समान गुणधर्म होने वाले मूलद्रव्य एक ही समूह में आ सकेंगे। इस तरह से उन्होंने सभी मूलद्रव्यों का वर्गीकरण किया। उसी वक्त 63 मूलद्रव्यों की जानकारी थी। वे मूलद्रव्य सारिणी में दिखाया था, वैसे उनकी रचना की। इस सारिणी को देखा तो उसमें कतारें और स्तंभ दिखाई पड़ेंगे। खड़े स्तंभों को गण कहते हैं और आड़े कतारों को आवर्त कहते हैं। एक ही आवर्त के मूलद्रव्यों के गुणधर्म बाएं से दाईं ओर क्रमवार रचना करके दिखाते हैं। उदाहरणार्थ, अगर हमने अणु वस्तुमान देखा तो बाएं से दाईं ओर वो बढ़ता जाता है। इस सारणी में खंड स्तंभों को गण कहते हैं। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में ऐसे 8 गण है। 1 से 8 गण बाद में ए और बी ऐसे उपगणों में अथवा उपसमूह में विभाजन किया जाता है। मेंडेलीव के आवर्त सारणी के कुछ गुण हैं। प्रथम गुण जो मुख्य गुण यानी ज्ञात होने वाले 63 यानी सभी मूलद्रव्यों को जो विभागता है उसे आवर्त सारणी में बिठा सके। दूसरा गुण यानी कुछ मूलद्रव्यों को आवर्त सारणी में गुणधर्मों के अनुसार बिठाने के लिए कुछ मूलद्रव्यों के अणु वस्तुमान जांच के देखा और बाद में नई तरीके से बराबर अणु वस्तुमान के अनुसार इन मूलद्रव्यों को आवर्त सारणी में जगह हो गई। उदाहरणार्थ, बेरिलियम के अणु वस्तुमान फिर से जांच कर उसने उसे बोरॉन के पहले पद भर दिया। जब मेंडेलीव को एक हाथ मूलद्रव्य के लिए बराबर जगह ना मिली अथवा एक हाथ जगह के लिए योग्य मूलद्रव्य नहीं मिला तब उसने वो जगह रिक्त ही रखी। उदाहरणार्थ, उसने स्कैंडियम की जगह रिक्त रखी थी, लेकिन इक्का बोरान यानी स्कैंडियम की खोज बाद में हुई। गैलियम की जगह उसने इक्का एल्यूमिनियम का नामकरण किया और जर्मेनियम की खोज भविष्य में हुई तो भी उसने भविष्य पहले ही सूचित किया था। गैलियम जिसे इक्का एल्यूमिनियम के गुणधर्म गैलियम की खोज होने से पहले ही उसने तय किए थे। तो मेंडेलीव ने ऐसा भविष्य बताया कि इक्का एल्यूमिनियम के अणु वस्तुमान साधारणतः 68 होगा। बाद में जब गैलियम की खोज हुई तब देखा कि उसका अणु वस्तुमान साधारणतः 69.7 यूनिट इतना था। यह बहुत ही जुड़ने वाला था। उसने ऐसे ही भविष्य बताया कि गैलियम की घनता साधारणतः 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी और बाद में जब खोज लगी तब वो साधारणतः 5.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इतनी थी। सिर्फ भौतिक ही नहीं तो रासायनिक गुणधर्मों का भविष्य उसने बताया होगा। यानी उसने कहा कि गैलियम ने समझो ऑक्साइड बनाया, ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके उसका फॉर्मूला Ga2O3 होगा और जब गैलियम के ऑक्साइड की खोज लगी तब सच में Ga2O3 निकला। इतना ही नहीं तो उसने उस ऑक्साइड के गुणधर्म भी पहले ही बताए और बताया कि एसिड या आम्ल और बेस इन दोनों में घुल जाता है और सच में Ga2O3 ये आम्ल और बेस इन दोनों में घुल जाता है। और एक गुण यानी जब मूलद्रव्यों की खोज ना लगी थी, राजवायु भी किसी से परिचित नहीं थे।
लेकिन जब बाद में खोज लगी तब हम राजवायु को आवर्त सारिणी में झट से बिठा सके। तो मेंडेलीव ने क्या किया, बाद में जब राजवायु की खोज लगी तब शून्य गण तैयार किया और सारे राजवायु यानी ऑर्गन, नियॉन, हीलियम सभी को शून्य समूह में बिठाया और होने वाली आवर्त सारिणी में नए मूलद्रव्यों का समावेश किया। मेंडेलीव ने सभी मूलद्रव्यों का वर्गीकरण ऐसे ही किया होगा, फिर भी उसमें कुछ कमियां थी। एक, हाइड्रोजन की जगह। हाइड्रोजन ये अल्कली धातु और इसके साथ हैलोजन, इन दो प्रकार के मूलद्रव्यों से साधर्म्य दिखाता है। इसी कारण हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ। उदाहरणार्थ हाइड्रोजन का रेणु सूत्र H2 है। अगर आपने हैलोजन का रेणु सूत्र देखा तो वो भी Cl2 अथवा Br2 ऐसे क्लोरीन और ब्रोमीन के रेणु सूत्र है। हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों के गुणधर्म समान ही है। हाइड्रोजन अल्क धातु के साथ भी समानता दिखाता है, यानी हाइड्रोजन से हैलोजन अथवा ऑक्सीजन सह संयुग यह अल्क धातु के अनुसार हैलोजन अथवा ऑक्सीजन समवेत के संयुग सह साधन में होने वाले संयुग दिखाई पड़ते हैं। अभी भी कुछ कमियां इस वर्गीकरणात्मक पद्धति में थी। पहली कमी, समस्थानिकों की जगह समस्थानिकों का अनुक्रमांक समान होता है लेकिन उनके अणु वस्तुमान अलग अलग होते हैं। तो ऐसे अलग अलग अणु वस्तुमान एक ही मूलद्रव्यों के समस्थानिकों को कहाँ रखेंगे, ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ। जब मेंडेलीव ने आवर्त सारिणी निकाली तब समस्थानिकों की खोज नहीं निकाली गई थी, लेकिन जब समस्थानिकों की खोज हुई जब जगह का प्रश्न निर्माण हुआ। उदाहरणार्थ ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 ये दो समस्थान हैं। तो मेंडेलीव के बताने के अनुसार ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 को अलग अलग स्थान देने चाहिए क्योंकि उनके अणु वस्तुमान अलग अलग हैं, लेकिन मूलद्रव्य तो एक ही है। उनकी जगह खोजने के लिए प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ। अभी एक कमी यानी कोबाल्ट और निकेल, इन दो मूलद्रव्यों के अणु वस्तुमान ये पूर्णांकी समान होने के कारण उन्हें कहाँ रखे तथा उनकी जगह के कारण मेंडेलीव के आवर्त सारिणी में शंका थी। और एक कमी यानी बढ़ते अणु वस्तुमान के अनुसार रचित इन मूलद्रव्यों के अणु वस्तुमान में जो बढ़त होती है वह नियमित दर में नहीं होती। इस कारण दो मूलद्रव्यों में अभी भी और कितने मूलद्रव्यों की खोज लगा सकेंगे ये मेंडेलीव को बताने के लिए नामुमकिन हो गया। तो 19वीं सदी के अंत में जब हीलियम, आर्गन, नियॉन की खोज लगी तब मेंडेलीव ने सबको शून्य गण में बिठाया। आवर्त सारिणी में इन नए मूलद्रव्यों का समावेश झट से हुआ। आभार। मेंडेलीव ने अणु वस्तुमान के अनुसार मूलद्रव्यों का वर्गीकरण किया। आधुनिक आवर्त सारिणी में क्या फर्क